हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है सभी बच्चों का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। माई सेल्फ अरुण कुमार वर्मा फ्रॉम इंडियन स्कूल लोसल। तो बिना विलंब किए हम चैप्टर की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसा कि बच्चों आपको स्क्रीन पर पहले से जो आज के टॉपिक हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं, तो तुरंत बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम चैप्टर को आगे बढ़ाएं। हाँ, तो बच्चों आज का हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है बॉन्ड ऑर्डर। तो देखते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर होता क्या है। तो 11th क्लास का लेसन नंबर 4 का ही बेसिक है ये बॉन्ड ऑर्डर। तो इसको हम सही तरह से हम कैसे परिभाषित करेंगे। तो सही तरह से परिभाषा क्या है इसकी, किसी अणु में दो परमाणुओं के मध्य बनने वाले बंधों की संख्या ही आबंध कोटि कहलाती है। यानी कि शॉर्ट में हम समझना चाहें कि किसी अणु में दो परमाणु के मध्य जितने बंध होते हैं उनकी संख्या को हम क्या कहते हैं, आबंध कोटि। यानी कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स इन मॉलिक्यूल कॉल्ड एज बॉन्ड ऑर्डर। तो देखिए बॉन्ड ऑर्डर की स्टडी इंपॉर्टेंट कहाँ कहाँ होती है, देखते हैं इसकी क्या क्या एप्लीकेशन है। तो देखो जैसे कि हम बॉन्ड ऑर्डर की बात करें, जैसे कि H2 है, तो यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन के बीच में क्या बनता है, सिंगल बॉन्ड। तो हम क्या बोलते हैं कि हाइड्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर क्या है, डाई हाइड्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर 1। अगर हम O2 मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो यहाँ पे दोनों ऑक्सीजन के बीच में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू आ गई 2। अगर हम N2 की बात करते हैं तो यहाँ पर दोनों नाइट्रोजन के बीच में क्या आ गया, ट्रिपल बॉन्ड। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे बेटा कि बॉन्ड ऑर्डर क्या है, 3 है। और बात करते हैं तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 1 है, 2 है, 3 है। ऐसा नहीं है कि हमेशा कि 1 2 3 4 इसमें आइए, पॉइंट में भी आ सकता है, जैसे 1.5 हो गया, 2.5 हो गया, 3.5। 3.5 वाला जो एग्जाम्पल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, लेकिन उसकी स्टडी हम 11th क्लास में नहीं करते, थोड़ा एडवांस लेवल में करते हैं। और थोड़ा मैं हिंट दे देता हूँ कि जो CO+ मॉलिक्यूल है उसका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो होता है 3.5। तो यहाँ से हम MOT को याद करते हैं। MOT यानी कि मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, यानी कि अणु कक्षक सिद्धांत। तो एक स्पेशल वीडियो में उस सिद्धांत को लेकर बताऊंगा और वहां से हम बॉन्ड ऑर्डर के कैसे निकालते हैं, ठीक है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, और CO+ मॉलिक्यूल का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 3.5 कैसे आता है। लेकिन अब ये 11th क्लास को थोड़ा सा हमें मेमोराइज करना है कि बॉन्ड ऑर्डर होता क्या है, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स कॉल्ड एज बॉन्ड ऑर्डर। क्लियर। अब बॉन्ड ऑर्डर को निकालने के तरीके क्या क्या थे, तो देखो MOT में हमारे पास एक फॉर्मूला था। फॉर्मूला क्या था, NB - NA/2। याद आया। यहाँ पे NB क्या है और NA क्या है। तो MOT मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी में हमने पढ़ा था कि जब दो परमाणु कक्षक यानी कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं तो क्या बनाएंगे, दो मोलिकुलर ऑर्बिटल बनाएंगे, जिसमें एक होगा हाई एनर्जी लेवल का, एक होगा लो एनर्जी लेवल का। जो हाई एनर्जी लेवल वाला है उसको हमने क्या नाम दिया था, प्रति आबंधित आणविक कक्षीय, यानी कि एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। और जो लो एनर्जी लेवल वाला था उसको हमने दिया था आबंधी आणविक कक्षक, यानी कि बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। तो ये NB क्या शो कर रहा है यहाँ पे, यह है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। NA क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। याद आ गया, ठीक है। तो अभी हम इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। मैंने आपको बताया कि MOT को लेकर मैं एक अलग से ही वीडियो बनाऊंगा क्योंकि थोड़ा टॉपिक ही लंबा है और हमारा चैप्टर चल रहा है सॉल्यूशन। और कैसे निकालते हैं, स्ट्रक्चर से। जैसे कि यहाँ पे हमने H2 का बताया, 1 O2 का बताया, 2 N2 का बताया, हमने 3। इसका यूज कहाँ पे होता है, ठीक है। तो इसकी एप्लीकेशन क्या क्या है, तो हमने पढ़ा था कि देखो जैसे जैसे नंबर ऑफ बॉन्ड इंक्रीज होते हैं
तो वहां पे बॉन्ड की स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है, यानी कि आबंध सामर्थ्य बढ़ जाती है, यानी कि नंबर ऑफ बॉन्ड इंक्रीज होते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो रहा है, और बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो रहा है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो हम कह सकते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बॉन्ड स्ट्रेंथ, यानी कि आबंध कोटि समानुपाती आबंध सामर्थ्य है। फिर हमने देखा था कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में अगर हम आबंध लंबाई की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा आबंध लंबाई, बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा होती है, किसकी ज्यादा होती है, सिंगल बॉन्ड की, फिर उससे कम डबल बॉन्ड की, सबसे कम ट्रिपल बॉन्ड की। इसका मतलब है बॉन्ड ऑर्डर जैसे जैसे इंक्रीज होगा बॉन्ड लेंथ क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो यहाँ पर रिलेशन क्या बन गया, बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल बॉन्ड लेंथ। ठीक है बच्चों, तो ये था 11th का थोड़ा सा बेसिक। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पर। दोनों को ही हम साथ में रख देते हैं, हिंदी पढ़ने वाला हिंदी पढ़ लेगा और इंग्लिश पढ़ने वाला इंग्लिश पढ़ लेगा, सॉरी। तो देखिए एजोट्रोपिक मिक्सचर, तो एजोट्रोपिक मिक्सचर होता क्या है बेटा, है कि दी सॉल्यूशन ऑफ 2 और मोर देन 2 लिक्विड, यानी कि एक ऐसा विलयन है जो ये 2 या 2 से अधिक द्रवों से मिलकर बना हुआ है, विच बॉयल एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, यानी कि इस विलयन की विशेषता क्या है, ये केवल स्थिर ताप पर ही उबलता है, एंड हैविंग ए डेफिनेट कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज, यानी कि इनका द्रव प्रावस्था और वाष्प प्रावस्था में संगठन स्थिर रहता है। अब यहाँ पे इस डेफिनेशन से एक कंसेप्ट निकल के आ रहा है जो आपको मेन डेफिनेशन के नीचे दिखाई दे रहा है, इट इज नॉट पॉसिबल टू सेपरेट टू कंपोनेंट्स बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। इसका मतलब है कि इस मिश्रण के घटकों को प्रभाजी आसवन विधि द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता है। तो बच्चों नेक्स्ट अपना टॉपिक है टाइप्स ऑफ एजोट्रोपिक मिक्सचर, यानी कि स्थिर क्वाथी मिश्रण के प्रकार। तो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि हमने एजोट्रोपिक मिक्सचर को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। तो देखते हैं, एक एक की स्टडी करते हैं। तो इसका फर्स्ट पार्ट है मिनिमम बॉइलिंग, यानी कि निम्न क्वथनांक की स्थिर क्वाथी मिश्रण, या फिर मैक्सिमम वेपर प्रेशर, यानी कि उच्चतम वाष्पदाबी स्थिर क्वाथी मिश्रण। देखिए बॉइलिंग पॉइंट और जो वेपर प्रेशर है, यानी कि क्वथनांक है और वाष्प दाब है, वो एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो जहाँ पे हमने बॉइलिंग के लिए मिनिमम यूज किया है, तो वहाँ पे जस्ट के नीचे वेपर प्रेशर के लिए हमने क्या यूज किया है, मैक्सिमम। तो अब देखते हैं कि इनको सही तरह से हम कैसे परिभाषित करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे मिनिमम बॉइलिंग या फिर मैक्सिमम वेपर प्रेशर एजोट्रोपिक मिक्सचर, यानी कि निम्न क्वथनांकी या उच्चतम वाष्पदाबी स्थिर क्वाथी मिश्रण। तो इसको सबसे पहले हम परिभाषित करेंगे। तो इसकी सही परिभाषा आप नोट कीजिए। तो फॉर हिंदी मीडियम, ऐसे स्थिर क्वाथी मिश्रण जिनका वाष्प दाब, देखो अगर हम वाष्प दाब के आधार पर अगर हम परिभाषा बनाएंगे तो क्या बनेगी, लेकिन हमारा जो स्थिर क्वाथी मिश्रण है वो क्वथनांक के आधार पर है, तो हम क्वथनांक के आधार पर ही इसको सही तरह से परिभाषित करेंगे। ऐसे स्थिर क्वाथी मिश्रण जिनका क्वथनांक उनके घटकों के क्वथनांक से कम होता है, निम्न क्वथनांकी या उच्चतम वाष्पदाबी स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाते हैं। अब फॉर इंग्लिश मीडियम, the mixture which show minimum boiling point compared than self components of solution called as minimum boiling or maximum vapor pressure azeotropic mixture। तो अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो इसका एग्जाम्पल है जैसे कि हमने एथेनॉल और H2O को लेकर एक सॉल्यूशन बनाया है, जिसमें टोटल सॉल्यूशन का 95% एथेनॉल है और 5% H2O है। अब हमने 11th क्लास में भी स्टडी की है कि जो एथेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अपनी प्योर फेज में होता है 78.5 डिग्री सेंटीग्रेड और H2O का होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन जब हम इस रेशो में इनको मिक्स करते हैं तो फाइनली जो मिक्सचर बनता है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हो जाता है 78 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप खुद देखिए कि जो हमने मिक्सचर बनाया है उसका बॉइलिंग पॉइंट उसके कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से क्या हो गया, कम हो गया। अब बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक कम हो जाता है तो वाष्प दाब यानी कि वेपर प्रेशर अपने आप ही बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये एक ऐसा एजोट्रोपिक मिक्सचर है जिसका बॉइलिंग पॉइंट उसके कंपोनेंट्स के बॉइलिंग पॉइंट से क्या है, कम है। ठीक है बच्चों, अब इसका नेक्स्ट पार्ट है मैक्सिमम बॉइलिंग या फिर मिनिमम वेपर प्रेशर एजोट्रोपिक मिक्सचर, यानी कि उच्चतम क्वथनांकी या निम्नतम वाष्पदाबी स्थिर क्वाथी मिश्रण।
तो पहले हम इसको सही तरह से हम परिभाषित करेंगे। तो इसकी सही परिभाषा क्या है बच्चों? ऐसे स्थिर क्वाथी मिश्रण जिनका क्वथनांक उनके घटकों के क्वथनांक से अधिक होता है उच्चतम क्वथनांकी या निम्नतम वाष्पदाबी एजोट्रोपिक मिक्सचर स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाते हैं। अब फॉर इंग्लिश मीडियम तो नोट कीजिए बच्चों, the solution which show maximum boiling point compare then components of solution called as maximum boiling or minimum vapor pressure azeotropic mixture। अब इसका एग्जांपल क्या है बच्चों? देखिए कि हमने नाइट्रिक एसिड और H2O को लेकर एक मिक्सचर बनाया जिसमें टोटल सॉल्यूशन का 68% HNO3 नाइट्रिक एसिड है और H2O है 32%। प्योर फेज में नाइट्रिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट होता है 86 डिग्री सेंटीग्रेड और H2O मॉलिक्यूल का होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। जब इस रेशो में हमने इनको मिक्स किया तो मिक्स करने के बाद में हमने जो फाइनली जो एजोट्रोपिक मिक्सचर स्थिर क्वाथी मिश्रण बनाया उसका क्वथनांक हमने क्या पाया? 120.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका मतलब है कि ये एक ऐसा स्थिर क्वाथी मिश्रण है, ऐसा एक एजोट्रोपिक मिक्सचर है जिसका क्वथनांक उसके घटकों के क्वथनांक से ज़्यादा है, यानी कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट उसके कंपोनेंट्स के बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा है। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट पॉइंट हम आगे बढ़ते हैं। हाँ तो बच्चों हम टाइप्स ऑफ एजोट्रोपिक मिक्सचर यानी कि स्थिर क्वाथी मिश्रण के प्रकार के बारे में देखते हैं कि यहाँ से और क्या क्या रिजल्ट आ रहे हैं। तो इससे पहले जो सॉल्यूशन चैप्टर का वीडियो है उसमें हमने नॉन आइडियल सॉल्यूशन यानी कि अनादर्श विलयन को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था। एक ऐसे सॉल्यूशन जो नेगेटिव डेविएशन यानी कि ऋणात्मक विचलन दर्शा रहे हैं और दूसरे ऐसे सॉल्यूशन थे जो पॉजिटिव डेविएशन यानी कि धनात्मक विचलन दर्शा रहे थे। तो अब देखते हैं यहाँ पे इनका क्या रिलेशन है। तो यहाँ पे देखो मिनिमम बॉइलिंग यानी निम्न क्वथनांकी जो एजोट्रोपिक मिक्सचर है तो वहां पे उस मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया? डिक्रीज हो गया, कम हो गया। जब बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है तो इसका मतलब क्या हो गया? क्वथनांक कम होगा तो इसका मतलब वाष्प दाब बढ़ जाएगा। तो वाष्प दाब बढ़ जाएगा यानी कि वेपर प्रेशर जब इंक्रीज होगा तो डेविएशन कैसा आ जाएगा बेटा? पॉजिटिव। यानी कि निम्न क्वथनांकी यानी कि मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोपिक मिक्सचर कौन सा डेविएशन शो करेंगे? पॉजिटिव डेविएशन। अब आ जाते हैं इस तरफ। तो मैक्सिमम बॉइलिंग यानी कि उच्चतम क्वथनांकी का क्वथनांक क्या हो गया? यानी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो गया। तो बॉइलिंग पॉइंट जब इंक्रीज होगा तो वेपर प्रेशर उसके रेस्पेक्ट क्या होता जाएगा? डिक्रीज। जब वेपर प्रेशर यानी कि वाष्प दाब कम होगा तो डेविएशन यानी कि विचलन कौन सा आ जाएगा? ऋणात्मक। तो इसका मतलब है कि मैक्सिमम बॉइलिंग यानी कि उच्चतम क्वथनांकी एजोट्रोपिक मिक्सचर होते हैं वो कौन सा विचलन कौन सा डेविएशन शो करते हैं? कौन सा? 120.5 लिखा हुआ है। इसका मतलब क्वथनांक बढ़ गया, क्वथनांक बढ़ गया तो वाष्प दाब घट गया यानी कि ऋणात्मक विचलन यानी कि नेगेटिव डेविएशन। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज यानी कि अणुसंख्यक गुणधर्म। तो पहले देखते हैं इसकी सही डेफिनेशन। तो देखो बच्चों जैसे कि नाम से स्पष्ट है कि अणुसंख्यक गुणधर्म, तो यहाँ पे हम अणुओं की संख्या के बारे में चर्चा करने वाले हैं। किसके अणुओं की संख्या देखते हैं इसकी परिभाषा में। तो विलयन के वे गुणधर्म जो विलय कणों की प्रकृति पर निर्भर न करके, यानी कि यहाँ पे प्रकृति का मतलब बच्चों कि जो विलय कण है ध्रुवीय प्रकृति का है या अध्रुवीय प्रकृति का, यानी कि अणुसंख्यक गुणधर्म इनकी प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं। तो वे गुणधर्म जो विलय कणों की प्रकृति पर निर्भर न करके उनकी संख्या पर निर्भर करते हैं अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। यानी कि द प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन विच डिपेंड ओनली द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स बट नॉट ऑन द नेचर ऑफ द सोल्यूट आर कॉल्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। यानी कि बच्चों यहाँ पे नेचर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल का मतलब है कि वो सोल्यूट पार्टिकल पोलर नेचर है या नॉन पोलर नेचर का है। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इस फैक्टर पर डिपेंड नहीं करती है, केवल उसके अमाउंट पर डिपेंड करती है। तो अब देखते हैं कि सॉल्यूशन की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन कौन सी टाइप की होती है। तो नंबर फर्स्ट है इसमें रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, यानी कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। दूसरा है इसमें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी क्वथनांक उन्नयन। सी है इसमें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि हिमांक अवनमन। और चौथा है इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी कि परासरण दाब। तो अब देखते हैं एक एक ही हमें स्टडी कैसे करनी है। हाँ तो बच्चों
अपना नेक्स्ट टॉपिक है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का फर्स्ट टाइप, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन यानी कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो देखते हैं इसकी स्टडी हमें कैसे करनी है। तो देखिए, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन यानी कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इस स्टेप से हम पहले ही जुड़ चुके थे। अगर आप सॉल्यूशन चैप्टर की सीरीज से जुड़े हुए हो तो आपको अच्छी तरह याद आ रहा होगा कि हमने इस स्टेप के लिए क्या इक्वेशन बनाई थी, पी ए नोड माइनस पी ए अपॉन पी ए नोड इज इक्वल एक्स बी। याद है? तो इस स्टेप को हमने क्या नाम दिया था बेटा कि ये स्टेप क्या है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर यानी कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। और वहां से एक रिलेशन सामने आया था कि वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन का मान विलय अणुओं के मोल अंश के बराबर होता है, यानी कि वैल्यू ऑफ रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल। ओके बच्चों, तो अब देखते हैं आगे डेरिवेशन को हमें कैसे बढ़ानी है। तो एक्स बी क्या है बेटा, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हम कैसे निकालते हैं, एक्स बी इज इक्वल, तो इस कंपोनेंट बी के टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, एन बी। और सॉल्यूशन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स आपको बताया था कि बाइनरी सॉल्यूशन है, इसमें केवल दो ही कंपोनेंट है, ए और बी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन ए प्लस एन बी। क्लियर बच्चों? तो ये आ गई एक्स बी की वैल्यू। अब नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे निकालते हैं, तो कंसंट्रेशन टर्म में आपको बताया था मैंने आपको मोलरिटी में कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो एन बी की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, डब्ल्यू बी बाई एम बी। ठीक है, और इन सिंबल के बारे में हम चर्चा पहले ही कर चुके हैं। और एन ए की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आएगी, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए के। क्लियर बच्चों? तो यहाँ पे एक्स बी की जो वैल्यू है वो यहाँ पे आ गई और एन बी और एन ए की वैल्यू यहाँ से आ गई। तो इसका मतलब है कि जो इक्वेशन है वो कैसे चेंज होगी अब, तो पी ए नोड माइनस पी ए अपॉन पी ए नोड इज इक्वल, तो एक्स बी की वैल्यू इसके इक्वल है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। क्लियर? एन बी और एन ए की वैल्यू हमें यहाँ से मिल गई, तो इक्वेशन क्या चेंज होगी बेटा, पी ए नोड माइनस पी ए अपॉन पी ए नोड इज इक्वल एन बी की वैल्यू डब्ल्यू बी बाई एम बी, एन ए की वैल्यू डब्ल्यू ए अपॉन एम ए प्लस डब्ल्यू बी बाई एम बी। क्लियर बच्चों? ठीक है, तो अब देखते हैं आगे। हमने एक यहाँ पे कंडीशन अप्लाई कर दी। कंडीशन क्या है कि अगर गिवन सॉल्यूशन हाइपर डाइल्यूट है, अगर गिवन सॉल्यूशन हाइपर डाइल्यूट है, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट क्या हो, बहुत ही कम हो। अब हाइपर डाइल्यूट इसका मतलब है कि सॉल्यूट यानी कि विलय की मात्रा क्या हो गई, बहुत ही कम हो गई। यानी कि हम कह सकते हैं कि डब्ल्यू ए अपॉन एम ए इज सुपर ग्रेटर देन डब्ल्यू बी बाई एम बी। ठीक है, यानी कि जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो किसके, सॉल्वेंट के, वो किसके कंपेयर बहुत ज्यादा है, इसके कंपेयर जो सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स हैं उसके कंपेयर। तो इसका मतलब है कि डब्ल्यू ए अपॉन एम ए प्लस डब्ल्यू बी बाई एम बी का अगर हम सम करें तो वो सम किसके नियरली इक्वल आएगा, किसके इक्वल आएगा भाई, इसको तो हमने वैल्यू को नेगलेक्ट ही कर दिया। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू तो बहुत कम है, तो इन दोनों का सम करेंगे तो उसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, लगभग डब्ल्यू ए अपॉन एम ए के। तो यहाँ पे एक कंडीशन अप्लाई हुई, अगर गिवन सॉल्यूशन हाइपर डाइल्यूट है तो उस केस में जो इस स्टेप का जो सम है वो किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए के। तो आगे डेरिवेशन कैसे बढ़ी, पी ए नोड माइनस पी ए अपॉन पी ए नोड इज इक्वल डब्ल्यू बी बाई एम बी, इनका सम किसके इक्वल आ गया, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए के इक्वल आ गया। ठीक है बच्चों? ठीक है, अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा हम
सिंपल कर देते हैं तो पी ए नोड माइनस पी ए अपॉन पी ए नोड इज इक्वल, ये क्या हो गया, डब्ल्यू बी बाई एम बी मल्टीप्लाइड बाई, अब डब्ल्यू ए तो रह जाएगा नीचे, एम ए चल जाएगा ऊपर, तो एम ए अपॉन डब्ल्यू ए। ठीक है बच्चों, अब यहां से जो फाइनल इक्वेशन बनेगी वो बनेगी एम बी को लेकर, तो एम बी की वैल्यू क्या बन जाएगी बेटा, एम बी इज इक्वल क्या आ जाएगा, डब्ल्यू बी मल्टीप्लाइड बाई एम ए अपॉन डब्ल्यू ए मल्टीप्लाइड बाई पी ए नोड माइनस, सॉरी पी ए नोड अपॉन पी ए नोड माइनस पी ए। ये आ गई हमारी फाइनल इक्वेशन। ठीक है बच्चों, और ये इक्वेशन हमारे न्यूमेरिकल में भी काम आएगी। तो देखिए यहाँ पे सिंबल का जो है मीन वो देखिए, जो एम बी है, देखो बी आपको किस लिए बताया था, सोल्यूट के लिए, और जो ए है वो किसके लिए है, सॉल्वेंट के लिए। जो एम है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मोलिकुलर मास को, तो इसका एम बी का मतलब क्या हो गया, मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट। एम ए ये क्या हो गया, मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट। डब्ल्यू बी गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, डब्ल्यू ए गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। पी ए नोड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर फेज। ठीक है, पी ए, तो देखिए पी ए यहां पे क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट ए इन सॉल्यूशन, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये अपने आप में सॉल्यूशन का ही वेपर प्रेशर है। क्यों, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें जो सॉल्वेंट है वो तो वोलेटाइल है, यानी जो विलायक है वो तो वाष्पशील है। ठीक है, लेकिन जो विलय है वो कैसा है, नॉन वोलेटाइल, यानी कि अवाष्पशील। ठीक है, तो इसका मतलब है इस सॉल्यूशन का जितना भी वेपर प्रेशर होगा उसमें पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन किसका होगा, सॉल्वेंट का। तो हम कह सकते हैं जो पी ए है वो अपने आप में क्या है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है। अब हम इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। हाँ तो बच्चों, अब सॉल्व करते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, यानी कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन से संबंधित एक न्यूमेरिकल जो अपने बुक से रिलेटेड ही है। तो देखते हैं इस न्यूमेरिकल को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं ये न्यूमेरिकल हमसे क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है भाई कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट ए गिवन टेम्परेचर इज 0.850 बार। इसका मतलब है कि हमारे पास एक शुद्ध विलायक प्योर बेंजीन है, शुद्ध बेंजीन है, जिसका दिए गए ताप पर जो वाष्प दाब है वो है 0.850 बार, यानी वेपर प्रेशर की वैल्यू। तो ये वैल्यू हमें किसकी वैल्यू बता रही है, यहाँ पे ये बता रही है बेटा पी ए नोड की, पी ए नोड 0.850 बार। क्लियर बच्चों, ठीक है, यानी कि ये वैल्यू हमें क्या बता रही है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, यानी कि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है कि अगर इस सॉल्वेंट के 39 ग्राम में, तो सॉल्वेंट का गिवन मास कितना दे दिया इसने, 39 ग्राम, तो उसका जो सिंबल था वो क्या था, डब्ल्यू ए, कितना बेटा 39 ग्राम। फिर ये क्या बोल रहा है कि इस सॉल्वेंट के 39 ग्राम में अगर हमने 0.5 ग्राम क्या डिसोल्व कर दिया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, यानी कि हमने बेंजीन के 39 ग्राम में हमने अवाष्पशील विलय डिसोल्व कर दिया, घोल दिया, कितना ग्राम, 0.5 ग्राम। तो ये आ गई सॉल्यूट की वैल्यू जो गिवन मास है, यानी कि विलय की ग्राम मात्रा। तो विलय की ग्राम मात्रा क्या आ गई, WB 0.5 ग्राम। फिर क्या बता रहा है कि जब आपने 0.5 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को 39 ग्राम बेंजीन में डिसोल्व किया, तो वेपर प्रेशर पहले के कंपेयर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, यानी वाष्प दाब पहले की तुलना में क्या हो गया, कम हो गया। और कम होकर कितना हो गया बेटा, 0.845 बार। क्लियर बच्चों, तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है वो क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, या हम कह सकते हैं वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इन सॉल्यूशन, कितना आ रहा है बेटा, 0.845 बार। तो इस न्यूमेरिकल में हमें केवल ये इंफॉर्मेशन दी गई है, और इस इंफॉर्मेशन के बेस पे हमें क्या पूछ रहा है, ये
डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, यानी कि विलेय के अणुभार की गणना कीजिए। तो विलेय का अणुभार क्या निकालना है आपको, Mb। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आप इसको खुद सॉल्व कीजिए, फिर हम आगे इसके सॉल्यूशन में भी चलेंगे। ठीक है, तो आपने इसके स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। तो जो Mb का जो डेरिवेशन से हमने इक्वेशन निकाली थी, तो Mb इज इक्वल क्या था बेटा, Mb इज इक्वल आया था Wb मल्टीप्लाइड बाई Ma अपॉन Wa मल्टीप्लाइड बाई Pa नॉट अपॉन Pa नॉट माइनस Pa। याद आ गया बच्चों? ठीक है, तो अब देखते हैं कि आगे न्यूमेरिकल को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो गिवन वैल्यू कौन कौन सी वैल्यू हमें मिल चुकी है यहाँ से। तो क्या Wb हमें दे रखा है, बिल्कुल ये रहा Wb। तो इसका मतलब है Mb इज इक्वल, Wb की वैल्यू कितनी है 0.5 ग्राम मल्टीप्लाइड बाई Ma। Ma यहाँ पे कौन है, Ma कौन है मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का नेचर क्या है, सॉल्वेंट कौन है यहाँ पे, बेंजीन। बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, C6H6। तो ठीक है, तो न्यूमेरिकल में या तो आपको पहले से इसका मोलिकुलर मास दिया जाएगा, अगर नहीं दिया जाता है तो सिंपल सी बात है, हम खुद कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो 6 कार्बन का मास कितना होगा 72, और 6 हाइड्रोजन कितना होगा 6, तो कितना आ गया 78। ये चीज क्लियर। तो यहाँ पे आ गया इसका 78 ग्राम पर मोल। क्लियर बचा। तो यहाँ पे Ma की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, 78 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो Ma की वैल्यू हमें मिल गई, तो कितना आ गया 78 ग्राम। Wa की वैल्यू है 39 ग्राम मल्टीप्लाइड बाई Pa नोड कितना है 0.850 अपॉन Pa नोड, वापस Pa नोड की वैल्यू तो 0.850 माइनस Pa की वैल्यू कितनी है बेटा 0.845। ठीक है, तो फाइनल इक्वेशन हमारे सामने आ चुकी है। तो इसकी जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो आप यही भी वीडियो को वापस से पॉज कीजिए इसको, और आप इसकी खुद कैलकुलेशन कीजिए कि इसका आंसर कितना आ रहा है। तो आशा है कि आपने इसकी कैलकुलेशन करनी होगी। तो जब इसकी फाइनल कैलकुलेशन होती है तो इसका आंसर आता है 170 ग्राम पर मोल। यह है इसका फाइनल आंसर। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया रिलेटिव लॉरिंग वेपर प्रेशर से एक रिलेटेड न्यूमेरिकल। बड़ा ही सिंपल न्यूमेरिकल है। ये जो वैल्यू है यानी कि Ma की जो वैल्यू है वो हमने यहाँ से निकाली, और निकालने का तरीका तो हम 9th क्लास से सीख के आ चुके हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो अब बात करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया है पहले भी कि 11th क्लास की बुक पर मैं धूल नहीं जमने दूंगा। आपको मेरे हर वीडियो में 11th क्लास से रिलेटेड कुछ ना कुछ आपको पढ़ने को ही मिलेगा, और लास्ट में आपको ध्यान है कि आपके सर हमेशा 11th क्लास से रिलेटेड एक प्रॉब्लम देते हैं, और अगले वीडियो में उसका सॉल्यूशन सबसे पहले आपको देखने को मिलता है। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था बॉन्ड ऑर्डर के बारे में कि बॉन्ड ऑर्डर किसे कहते हैं। तो इस वीडियो में आपको उसका सॉल्यूशन मिल गया शुरू में। तो अब उसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं। तो बेटो आज आपके लिए जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है MOT को लेकर ही, और मैंने इसी वीडियो में बताया कि MOT के लिए मैं स्पेशल से एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मैंने थोड़ा सा आपको प्रयास भी किया है कि आप खुद थोड़ा सा MOT को खुद अपनी तरफ से रिवाइज करो। ठीक है, तो MOT के बारे में एक क्वेश्चन है अपना कि जो O2 मॉलिक्यूल है, ठीक है, जो O2 अणु है, इस O2 अणु की व्याख्या हम MOT से कैसे कर सकते हैं। यानी कि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो आपको लिखना है। ठीक है, जिसकी मैग्नेटिक नेचर है, यानी कि पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक यानी कि अनुचुंबकीय है, प्रतिचुंबकीय है, उसके बारे में बताना है। बॉन्ड ऑर्डर आबंध कोटि के बारे में बनाना है।
स्टेबिलिटी, स्थायित्व के बारे में आपको बताना है कि ये O2 मॉलिक्यूल जनरेट होगा या नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो ये आपके लिए आज का क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, तो अंत में वही, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। आपके अरविंद सर और हमारी इंडियन स्कूल की टीम से आप लगातार जुड़े रहिए और लगातार आप पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।